Good morning, everyone. Myself, Goyal, visiting faculty, School of Open Learning, University of Delhi. This is class for BCom student semester 3. The subject is company law. I have already done with the unit introduction. Now I have to start with the second unit, that is your memorandum of association. तो इंट्रोडक्शन में जो था आपको बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा था, द मीनिंग ऑफ द कंपनी, types of companies. There are various types of companies. Then the formation of company, the promoters, pre-incorporation contract, and online registration of company. Today we are starting with the second chapter, that is memorandum of association. इसका पहले मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ. The unit covers the following topics: memorandum of association and its alteration, article of association and its alteration, doctrine of constructive notice and indoor management, prospectus, shelf and red herring prospectus, misstatement in prospectus, book building, issue, allotment and forfeiture of share, calls on shares, issue of sweat capital, employee stock option, issue of bonus shares, transfer and transmission of shares, buyback and demat system. These are the topics which this unit covers. इस यूनिट में आपके ये वाले सारे टॉपिक्स कवर होंगे. बुक आपको दोबारा बता रही हूँ, अनिल कुमार सर की बुक है कॉर्पोरेट लॉस की. आप इसके लिए वो रेकमेंड कर सकते हैं यहाँ पर, रीना चड्डा एंड भारत भूषण. These are the books that you can refer. Now I am coming on the topic memorandum of association. तो memorandum of association क्या होता है? It is a charter or constitution of company since it governs the relationship of the company with the outside world. तो constitution basically क्या होता है? MOA जो है किसी भी कंपनी का चार्टर या constitution बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारी वो norms होती हैं, इसके सारे objectives होते हैं कंपनी के, जिसके लिए कंपनी खोली गई है. ठीक है, जैसे आपने विजन सुना होगा, मिशन सुना होगा. दीज आर दी ब्रॉडर टर्म्स कि एक बहुत लॉन्ग टर्म ये वहां पर अचीवमेंट्स अपनी सोच के रखते हैं कि हमें क्या अचीव करना है. बट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव आर शॉर्ट टर्म थिंग्स दैट दे वांट टू अचीव इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो उन्होंने जिस भी ऑब्जेक्टिव के साथ कंपनी ओपन की है, वो सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिल जाते हैं. और ये जो है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है. पब्लिक डॉक्यूमेंट क्योंकि ये जो है इसमें जो भी वहां पर रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स जो भी लिखी गई हैं, इसी से कंपनी का बाहर की जो दुनिया है उसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है कि कंपनी किस तरह काम करेगी. और ये एक जो है एक ऐसा काम करता है ताकि लोगों को चीट ना कर पाए, क्योंकि वहां पर प्रॉपर रूल्स होते हैं और कंपनी को वो रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी होता है. वहां पे कुछ उनकी पावर्स होती हैं, ठीक है, बट उनके बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती है. अगर वो उनके बाहर काम करती है तो उस पे फिर उनको फाइन चार्ज होता है. उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता. तो वॉट एवर इज रिटन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी उसमें लिखा हुआ है, कंपनी को वो फॉलो करना मैंडेटरी है. कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो रजिस्टर्ड हो जाती है. It lays down the fundamental conditions upon which alone the company is allowed to be formed. तो उसमें बेसिक कंडीशंस होती हैं कि अगर कंपनी को बनाना है तो उनको उन सब कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. According to section 2 subsection 56 of Companies Act, memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. तो मेमोरेंडम को हम, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको मेमोरेंडम भी बोला जाता है. तो वो क्या है? जो कंपनी ने ओरिजिनली फ्रेम किया था. ओरिजिनली मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी, जब कंपनी को एस्टैब्लिश किया जा रहा था, उस टाइम जो कंपनी ने अपना वो बनाया था, वो उसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं. और जिसको टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं. ऑल्टर करना मतलब उसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि सपोज कंपनी ने कोई अपना नाम रखा था कि वो एक पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन्होंने खोली थी, फिर वो उसको चेंज कर रहे हैं, दे वांट टू चेंज इट फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक. तो वहां पर क्योंकि हमने ये पढ़ा है प्राइवेट कंपनीज को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है, तो उसका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा. बट अगर वो अपने आप को प्राइवेट से एक पब्लिक कंपनी में चेंज करती है तो देयर इज चेंज ऑफ नेम. तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नाम था वो चेंज हो जाएगा.
बिकॉज इट विल बिकम अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट उसके नाम से हट जाएगा। तो वो क्या होगा, वो ऑल्ट्रेशन होगी, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नाम चेंज करेंगे, वो जो नया नाम है वो वाला नाम लिखा जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो टाइम टू टाइम जब भी हमारे कंपनीज एक्ट में कोई भी चेंजेस होते हैं और वो हमें इनकॉर्पोरेट करने होते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो वहां पर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। Memorandum of Association is a public document. Therefore, every person who deals with the company is presumed to have sufficient knowledge of its content. तो क्योंकि Memorandum of Association जो है public document है, पब्लिक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी कंपनी से एसोसिएटेड पर्सन है उसको इजीली वो मिल सकता है, अगर वो चाहे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो ले सकता है, उसके अंदर जो कुछ भी है वो उसको पढ़ सकता है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं उस कंपनी के साथ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबके लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ डील कर रहे हैं उन्हें उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या चीज दी हुई है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो आगे उसको डील कर पाएंगे। A memorandum of association serves two important purpose. तो memorandum of association जो है दो important वहां पर काम करता है। First is enables the intending shareholder to know to what purpose his money is going to be used by the company and what risk he is taking in making the investment. तो पहला पर्पस क्या है कि जो भी शेयर होल्डर कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनका पैसा जो है किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, वो कहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी क्या करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनको क्या करना है, तो जो काम करना है उसी के लिए वो पैसा वहां पर लगाएंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो चीज क्लियरली मेंशन होती है। तो जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के उनको पता चल जाएगा कि उनका पैसा आगे किस चीज के लिए यूज होगा और उसमें कितना रिस्क है। कि सपोज अगर कोई कंपनी है वो आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, कि हम यहाँ से जैसे म्यूचुअल फंड्स हम कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि वो आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पैसे की, अलग अलग हमारा जैसे पोर्टफोलियो बना देते हैं अलग अलग शेयर्स लेके, और वो उसमें जितना प्राइस बढ़ता है उतने हमारे म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसमें रिस्क कितना है कि मार्केट जो है कितनी मार्केट में स्टेबिलिटी है शेयर मार्केट में, या कितना वो आगे रिस्क लेके चल रही है, तो वो रिस्क वहां पे पता चलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप QA टैब में लिखते रहिए, मैं क्लास के खत्म जब मैं करूंगी तो उससे पहले मैं आपके डाउट्स जो है वो जरूर लूंगी। फाइन, तो यहाँ तक जिसको जो भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा प्लीज राइट इन QA टैब। तो पहला पर्पस, शेयर होल्डर को ये पता होता है पैसा कहाँ यूज होगा और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो उसमें पैसा लगाएगा उतने रिस्क के साथ, और जो इतना रिस्क नहीं लेना चाहता होगा वो उसमें पैसा नहीं लगाएगा। दूसरा इसका मेन पर्पस क्या है? इट enables anyone who is dealing with the company to know whether the transaction he intends to make with the company is within the objects of the company and not ultra vires its objects. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आदमी, जो भी पर्सन जो है कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के साथ जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में है या नहीं है, कि कंपनी ने जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा वो ट्रांजैक्शंस उन्हीं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर उन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है तो वो उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाती है, कि कंपनी की बियॉन्ड दी पावर्स है, और वो कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड भी हो जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वॉइड मतलब कि दैट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाता है। तो दिस इज द टू मेन पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर आज जो मैं आपका टॉपिक कवर करूंगी तो इसमें मैं आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं इसके अंदर जो यूजुअली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं आपके वो वाले टॉपिक यहाँ पर कवर कर रही हूँ। फाइन। सेकेंड टॉपिक इज क्लॉजेस ऑफ MOA। क्लॉजेस ऑफ MOA की MOA में मेन कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई होती हैं इंपॉर्टेंट। तो इसमें पहला होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज, अंडर दिस क्लॉज द कॉर्पोरेट नेम ऑफ द कंपनी इज स्टेटेड।
तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो भी नाम होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है, हमें लिखना मैंडेटरी होता है। तो जो हमारा नाम कंपनी का लिखा जाएगा वो इस नेम क्लॉज के अंदर लिखा जाएगा। In the case of companies limited by shares or limited by guarantee, the word limited or private limited must be the last word in name of every public or private company respectively except for section 8 company. तो नेम क्लॉज में क्या है कि नेम क्लॉज के अंदर कंपनी का नाम आता है। तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब कि द लाइबिलिटी, यहाँ पर जो लिमिटेड का मतलब है दैट इज लाइबिलिटी, अगर वहां पर वो सिर्फ शेयर्स तक लिमिटेड है या किसी ने अपनी लाइबिलिटी को गारंटी किया हुआ है कि मैं इतना गारंटीड अमाउंट दूंगा, तो उनको अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड की हमारी कुछ कंडीशंस होती है। तो अगर हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उनको अपने नाम के साथ ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जोड़ना होता है। बट इसमें एग्जेम्पशन किसको मिली हुई है? सेक्शन 8 कंपनी। वो कौन सी कंपनी होती है? एनपीओ आपकी जो होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो सेक्शन 8 कंपनी होती है। उनको अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती, बट उनके अलावा हर कंपनी को एज पर देयर कंडीशन, एज पर देयर सिचुएशन, दे हैव टू ऐड इन द नेम, in their name limited or private limited. The name chosen must not be too identical or similar to the name of another existing company. तो ये भी क्लॉज में होता है कि कंपनी अपना जो भी नाम रखेगी वो किसी दूसरी कंपनी के साथ बिल्कुल उसका सेम नाम नहीं होना चाहिए या उससे मिलता जुलता नाम भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कई बार कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हो जाती है और वो वाला नाम जो है वो अप्रूव नहीं होता। तो नाम कंपनी का ना तो किसी का वो सेम नाम ले सकती है ना किसी का मिलता जुलता नाम ले सकती है। दे शुड हैव अ डिफरेंट नेम। नेक्स्ट इज the name should not be misleading, for example suggesting that the company is connected with the government department. तो कंपनी का जो नाम है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए कि नाम देख के कोई सोचे कि ये तो सरकारी कंपनी है। तो अगर एक कंपनी एक नॉर्मल लिमिटेड कंपनी है तो उसको ऐसे अपना नाम नहीं रखना चाहिए जहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई वहां पर लाइक ये समझ में आए कि ये कुछ और कंपनी है, तो वो नाम अलाउड नहीं होता। The name must not be such that its use by the company will constitute an offense under any law or is undesirable in the opinion of the central government. तो जो कंपनी का नाम है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि वहां पर सरकार उसको एक जुर्म कोई समझे या फिर मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लगे कि ये नाम सही नहीं है। ठीक है, कि जैसे कोई भी है, कोई ऐसा नाम रख देते हैं कि किसी को ये समझ में आए कि ये तो एक टेररिस्ट कंपनी चला रहा है, मतलब दैट इज द एनिमीज ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके के नाम वहां पर नहीं रखने चाहिए। ठीक, जहां पे लगे कि ये एक वहां पर कोई जुर्म हो रहा है, कि सपोज कोई जैसे कहीं गैम्बलिंग के नाम से रिलेटेड उन्होंने कोई कंपनी का नाम रख दिया, तो दैट इज नॉट परमिसिबल, उसको परमिशन नहीं मिलेगी, सरकार उसको जो है कभी भी अलाउड नहीं करती है। और अगर इन केस रखा जाता है तो सरकार बाद में भी नोटिस देके वो चेंज करा सकती है। इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, द नेम ऑफ पर्सन हु in the event of death of subscriber shall become the member of the company must be stated in the memorandum. तो जब हमने वन पर्सन कंपनी पढ़ा था, वन पर्सन कंपनी हमने पढ़ा था कि जो हमारे जिसमें सिंगल ओनर होता है, ठीक है, तो उस केस में जो वन पर्सन कंपनी है वहां पर नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है कि अगर जो भी वो सिंगल पर्सन कंपनी रन कर रहा है अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके बाद उस कंपनी को कौन कैरी ऑन करेगा, उसको कौन उसकी कंपनी को चलाएगा, तो उसका नाम भी नेम क्लॉज के अंदर मेंशन करना मैंडेटरी है। मेमोरेंडम में उस पर्सन का, नॉमिनी का नाम दिया जाता है। Every company should paint or affix its name outside its registered office and outside every place where it carries on business in a conspicuous position in legible letters and in language in general use in the locality. तो हर एक कंपनी का जो भी नाम है उसको
पेंट कराना या उसकी नेम प्लेट लगाना वो जरूरी है। जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा या जहां पर भी उसके वर्किंग ऑफिस होते हैं कि अलग अलग जगह उसने अपने ऑफिस वहां पर बना रखे हैं, अलग अलग जगह, लाइक जैसे हम स्टोर बात करें कि रिलायंस स्टोर है तो वो मल्टीपल जगह खुला हुआ है, बट हर जगह जहां पे भी खुला हुआ है वहां पर उसका नाम पेंट होना चाहिए या फिर वहां पर उसका बोर्ड लगाना होना चाहिए जहां पर भी वो रन कर रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर भी और जो भी अलग अलग जगह उसने वो अपने ऑफिस खोले हुए हैं हर जगह उसका नाम होना चाहिए। इन कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन मतलब कि वो प्रॉपर लोगों को दिखाई देना चाहिए, ऐसे छुपा के कहीं पे ऐसे नहीं वो होना चाहिए, वो सामने होना चाहिए ताकि सबको उसका नाम नजर आए। इन लेजिबल लेटर्स कि बहुत छोटे लेटर्स नहीं होने चाहिए, जो लेटर्स समझ में आए, प्रॉपर साइज लेटर का और प्रॉपर उसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट प्रॉपर होना चाहिए। एंड इन द लैंग्वेज इन जनरल यूज इन द लोकेलिटी, और उस लोकेलिटी में जो भी जनरली यूज लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसका नाम लिखा होना चाहिए। कि सपोज अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं वहां पर जो भी ऑफिसेज होंगे तो उनका नाम उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा कि तमिल में या उनकी जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें उनका नाम जो है वहाँ पे लिखा होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट इज have its name engraved in legible characters on its seal। तो जब भी कंपनी है तो हमने कहा था कंपनी has its common seal, कॉमन सील उसकी स्टैंप को हम कह रहे थे। तो जो भी कंपनी का नाम है प्रॉपर लेटर्स में, लेजिबल लेटर्स जो मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट प्रॉपर होना चाहिए जो समझ में आता हो, तो उस वही आपका सील पे भी नाम होना चाहिए। Get its name, address of its registered office and corporate identity number along with phone number, fax number if any, email and website addresses printed in all its business letters, letters papers, bill heads and in all its notices and other publication। तो कंपनी का जो भी नाम है, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस, उसकी कॉर्पोरेट एंटिटी नंबर कि जो भी उनको इनकॉर्पोरेशन जब वो अपना कराती है कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उनको एक नंबर मिलता है, तो वो नंबर, उसका फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जब आप बिल लेके आते हो तो इन सब जगह पे वो छपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर जो भी उनके बिजनेस लेटर है कि जो भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक दूसरे को लेटर्स कम्युनिकेट करते हैं, तो लेटर हेड पे उनके नाम होने चाहिए। बिल हेड, जो बिल हेड्स होते हैं उन पे उनका ये सारी चीजें जो है वो मेंशन होनी चाहिए। वो होती भी है कि आपने कहीं पे भी देखा होगा, किसी का भी बिल उठा के आप देखो तो उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि इवन हमें कई बार नंबर भी चाहिए होता है तो हम सीधा उसका बिल्स उठा के देखते हैं कि इसके बिल पे इसका नंबर मिलेगा। क्यों? बिकॉज दे नीड टू मेंशन, ये मैंडेटरी होता है कि उनको हर एक चीज अपने इन चीजों के ऊपर मेंशन करनी होती है। Where a company has changed its name of names during the last 2 years, it shall point or affix or print as the case may be along with its name the former name or names so changed during last 2 years। तो अगर कंपनी ने पिछले 2 सालों में अपना नाम चेंज किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, या इन बिकॉज ऑफ एनी रीजन उन्होंने अगर अपना नाम चेंज किया है पिछले 2 सालों में, तो उनको अपने नए जो नाम रखा है उसके साथ साथ उसका पुराना नाम भी लिखना पड़ेगा अगर पिछले 2 सालों में चेंज हुआ है। अगर उससे ज्यादा हो गया है तो उनको वो पुराना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर पिछले लास्ट 2 इयर्स का अगर है तो उनको नया नाम भी लिखना है और साथ साथ उनको पुराना नाम भी वहां पर लिखना होता है। In case of one person company, the words one person company shall be mentioned in the brackets below the name of such company wherever its name is printed, affixed or engraved। अगर कंपनी जो है 1 पर्सन कंपनी है तो उस केस में हमने पहले भी पढ़ा था कि कंपनी का जो भी नाम होगा उसके नीचे ब्रैकेट में उन्हें 1 पर्सन कंपनी मेंशन करना होता है, या जहां पे भी लाइक उनकी सील है, लाइक उनकी स्टैंप है, या कहीं पे भी उन्होंने कोई बोर्ड लगाया है, कहीं पे पेपर्स पे प्रिंट कर रहे हैं, तो हर जगह जहां पर भी कंपनी का नाम आएगा वहां पर नीचे ब्रैकेट में उनको 1 पर्सन कंपनी लिखना मैंडेटरी होता है। If there is any default in compliance, it will lead to a fine of ₹1,000 per day on the company and every officer of the company who is in default till the default continues, but not exceeding ₹1 lakh।
तो अगर कोई भी कंपनी इनमें से जो हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें से अगर कोई पॉइंट को फुलफिल नहीं कर पाती है तो उस केस में उस कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा। कितना फाइन? कंपनी के ऊपर और उसके ऑफिसर्स के ऊपर जो भी इस डिफॉल्ट में उसका साथ देंगे। लाइक डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी तो खुद कुछ नहीं करती, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं दैट इज टेकन बाय द डायरेक्टर। ठीक है, तो उस केस में कंपनी के ऊपर भी और उन ऑफिसर्स के ऊपर भी फाइन चार्ज किया जाएगा 1000 रुपीज पर डे। बट उसकी मैक्सिमम कितना है? 1 लाख रुपए से ज्यादा वो जो है चार्ज नहीं कर सकते। तो वो पर डे उन्होंने क्यों लगाया है? बिकॉज इट विल टेक टाइम कि वो जो भी उन्होंने डिफॉल्ट किया उसको वो करेक्ट कराएंगे। तो जितना टाइम उनको करेक्ट कराने में लग रहा है तब तक उनके ऊपर, जब तक ठीक नहीं करा देते हैं, 1000 पर डे का फाइन चार्ज किया जाएगा। तो दिस इज द नेम क्लॉज। तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं? आपको जैसे पर्टिकुलर क्लॉज दे देंगे और उसमें लिख देंगे कि लाइक व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स या व्हाट आर द राइट अबाउट द नेम क्लॉज, राइट अ शॉर्ट नेम ऑफ नेम क्लॉज। तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, तो आपको ये वाले पॉइंट्स वहां पर मेंशन करने होंगे। सेकेंड इज सिचुएशन क्लॉज। तो सिचुएशन का यहाँ पे मतलब कि उनका उनका ऑफिस कहाँ पर है। सिचुएशन वो लोकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ द कंपनी। तो MOA must state the name of the state in which the registered office of the company is to be situated. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी कंपनी है उसको अपना जो है मेंशन करना पड़ेगा कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी स्टेट में है। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होता है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है, तो वहां पर पहले उनका एक ही ऑफिस वो बेसिकली देते हैं जिसका एड्रेस रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो एड्रेस दिया गया वो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। उसके बाद कंपनी चाहे तो अपनी मल्टीपल ब्रांचेस अलग अलग जगह खोल सकती है। ठीक है, कि उन्होंने पहले शुरू महाराष्ट्र से किया, रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में, बट उसके बाद उनकी मल्टीपल ब्रांचेस खुल गई, एक दिल्ली में खुल गई, एक तमिलनाडु में खुल गई, ठीक है, और एक उन्होंने राजस्थान में खोल दी। तो दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस, पर रजिस्टर्ड ऑफिस तो एक ही रहेगा जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी स्टेट है कि वो कहां पर सिचुएटेड है वो मेंशन करना मैंडेटरी है। द सिचुएशन क्लॉज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो सिचुएशन क्लॉज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी जरूरत है? बिकॉज इट डिटरमाइंस द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी। This in turn establishes the jurisdiction of the High Court of the state in which the registered office is situated. तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि कंपनी का डोमिसाइल पता चलता है। डोमिसाइल मतलब वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुई है, मेन कि उसका कहाँ पर जन्म हुआ वो वहां से पता चलता है। और उसका पर्पस क्या है कि अगर कोई भी लीगल केस वहां पर चल रहा है तो वो ज्यूरिसडिक्शन होती है कि अगर सपोज कंपनी ने दिल्ली में कोई फ्रॉड किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर केस फिर दिल्ली में चलेगा कि दिल्ली में उसने फ्रॉड किया है। केस कहाँ पर चलेगा? जिस स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसी स्टेट के अंदर उसकी ज्यूरिसडिक्शन आती है। मतलब जो भी केस होगा फिर वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर जिस स्टेट में है वहां पर उसके ऊपर वो केस फाइल किया जाएगा। XYZ किसी भी प्लेस पर हम उसके ऊपर केस रजिस्टर नहीं कर सकते। Second is, it is at the registered office where the company's statutory books are normally kept and to which notices and other communication can be sent. तो रजिस्टर्ड, जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पर उनके सारी जो भी स्टैट्यूटरी बुक्स, मतलब जो भी उनकी मैंडेटरी बुक्स है कि फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या और भी उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं वो सारी उनकी रजिस्टर्ड ऑफिस में मिलती हैं। और जो कुछ भी मेलिंग होती है, जैसे आप लोग कहीं पे कभी आपने प्रोडक्ट खरीदा भी होगा तो वहां पर आपको हर एक बिल के ऊपर रजिस्टर्ड ऑफिस मिलता होगा, तो वो डायरेक्ट वहां से उनकी सारी मेलिंग होती है। कोई भी नोटिसेस जाते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो वो सारा रजिस्टर्ड ऑफिस से किया जाता है। तो इसीलिए हमारा सिचुएशन क्लॉज जो है वो इम्पोर्टेंट है कि उसकी लोकेशन देना क्यों जरूरी हो जाता है। Every company must have a registered office within 30 days of its incorporation. तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर अंदर उनको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा और उसकी इंफॉर्मेशन वहां रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में देनी पड़ेगी। तो दिस इज द सिचुएशन क्लॉज।
नाउ थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, वो यहाँ पर मेंशन होता है। द ऑब्जेक्ट क्लॉज लेज डाउन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑब्जेक्ट वहां पर लिखा होता है कि कंपनी क्या करना चाहती है। A company cannot do anything beyond or outside its objects, and any act done beyond them will be ultra vires and void. So this is important कि कोई भी कंपनी जो भी उसने ऑब्जेक्ट लिखा है उसके बाहर काम नहीं कर सकती है, ठीक है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड दिस ऑब्जेक्ट, उसके बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती है। बट अगर उसने उसके बाहर जाकर कोई भी काम किया तो उसको अल्ट्रा वायर एंड वॉइड माना जाएगा। अल्ट्रा वायर मतलब इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, उसको ये करना अलाउड नहीं था, उसकी पावर्स में नहीं था। और वो वॉइड है मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, वॉइड का मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। According to section 4 subsection C, the MOA of a company must state the objects for which the company is proposed to incorporate it and any matter considered necessary in furtherance thereof. तो ये जो इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का ऑब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए जिस पर्पस के लिए उसको एस्टैब्लिश किया गया, या फिर और भी कोई मैटर जो उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जरूरी है, उस वो सारी चीजें वहां पर मेंशन की जाती है। कि सपोज अगर किसी को लाइक उसने कोई भी काम करना है तो वो काम सीधे सीधा नहीं हो सकता, उससे रिलेटेड उसको पहले 4 और काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो एमओए में उसको मेंशन नहीं करेंगे तो वो उनका वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। तो वो वाला उनका ऑब्जेक्ट कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं और वो उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए उन्हें और क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज मींस इट मेंशंस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जैसे इसमें क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स की लाइबिलिटी बताई जा रही है, क्योंकि कई जगह मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और कई जगह मेंबर्स अपनी लाइक गारंटी कर देते हैं कि अगर कोई भी कंपनी के वाउंड अप होगी तो मैं उस टाइम सपोज 10 लाख रुपए ला के दूंगा। अदरवाइज अगर लिमिटेड वाइज शेयर्स होती है तो शेयर्स का क्या मतलब होता है कि शेयर्स पे जितना भी अनपेड अमाउंट है, कि अभी 10 रुपए पर शेयर था, सिर्फ 6 रुपए कंपनी ने कॉल्ड अप की हैं, तो वो 4 रुपए जो है सिर्फ हर पर्सन की लाइबिलिटी 4 रुपए की होगी। तो वहां पर कितनी लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो मेंशन करा जाता है। तो इट मेंशंस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, then MOA must have a clause to the effect that the liability of the member is limited to the extent of amount of the unpaid portion of share held by him. तो MOA में अगर हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो MOA की ये जो क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज, इसमें ये मेंशन किया जाएगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है सिर्फ अनपेड वैल्यू, अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर्स है, जितने भी उनके पास हैं उस पर जितना अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी बनेगी, उससे ज्यादा उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा है द MOA ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी must state the amount which each member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. तो अगर हमारा जो कंपनी है दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी, तो हर मेंबर वहां पर एक अमाउंट गारंटीड करता है कि अगर वहां पर उनको अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो वाइंडिंग अप के टाइम पर कौन सा मेंबर कितना अमाउंट लेके आएगा वो वहां पर अमाउंट मेंशन किया जाता है। कि सपोज मिस्टर एक्स है वो इतना पैसा लेके आएंगे, मिस्टर वाई है वो इतना अमाउंट गारंटीड कर रहे हैं, तो दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी एसेट। एसेट क्या होता है, जैसे अगर वो कैश लेके आ रहे हैं तो वो इतना कैश वो वहां पर उसको कंपनी को प्रोवाइड करेंगे उस टाइम, या और कोई चीज दे रहे हैं तो वो वहां पर मेंशन की जाएगी। तो दिस इज लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर वो ये बता रहे हैं कि उनकी हर मेंबर की कितनी लाइबिलिटी बनती है वहां पर। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। MOA of a limited company having share capital must also state the amount of share capital which the company is to be registered, which is usually called authorized or nominal capital. तो कैपिटल के अंदर, कैपिटल क्लॉज के अंदर
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल मेंशन की जाती है। ऑथोराइज्ड क्या होती है कि पूरे लाइफ टाइम में कंपनी जो है कितना कैपिटल मार्केट से ले सकती है, वो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। कि जैसे आपने बैलेंस शीट्स अगर पढ़ के आए हो तो वहां पर हमारी पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये अलग अलग हेड्स होते हैं। तो ऑथोराइज्ड इज द टोटल कैपिटल दैट कंपनी कैन गेट इन द होल लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर चाहे तो उससे ज्यादा वो वहां पर एक्वायर नहीं कर सकती। अगर उसको चेंज करना है तो वही ऑल्ट्रेशंस इनमें होती हैं, नहीं तो जो भी उनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है वो अपने कैपिटल क्लॉज में मेंशन करते हैं। Further, division of registered share capital into share of a fixed amount is also required to be given in the memorandum. अपनी रजिस्टर्ड या ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखने के बाद उनको ये भी बताना होता है कि वो उसको कितने अमाउंट में उसको डिवाइड कर रही है। कि जैसे हम कहते हैं कंपनी का 10 रुपीज पर शेयर है, किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए पर शेयर 100 रुपए पर शेयर है, तो इट चेंज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी अपने हिसाब से शेयर प्राइस रखती है, ठीक है। तो वहां पर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको वो डिवीजन बताना पड़ेगा, उसको वो फिक्स्ड अमाउंट बताना पड़ेगा कि वो अपना शेयर का कितना प्राइस वहां पर रख रही है। तो वो ऑथोराइज्ड कैपिटल जितने भी है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करेगी। द कंपनी विल बी हैविंग दैट मच शेयर ऑफ दैट मच प्राइस। वो सब हमारा कैपिटल क्लॉज के अंदर आएगा। Next is association or subscription clause. So this clause states that the person subscribing their signature at the end of MOA is desirous of forming themselves into an association in pursuance of the MOA. तो इसमें क्या है कि जो भी पर्सन जो सब्सक्राइबर हैं और जिनका सिग्नेचर एमओए पे होता है, ठीक है, वो जैसे कौन होते हैं जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करी। जैसे हमने बोला प्राइवेट कंपनी के लिए 2 लोग चाहिए कम से कम, या जो पब्लिक कंपनी है उनको कम से कम 7 लोग चाहिए जब वो शुरू कर सकते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनता है तो वो जो 7 लोग मेंबर कैसे बने, क्योंकि उन्होंने कुछ शेयर एक्वायर किए होंगे, वहां पर उनका कुछ होगा सब्सक्रिप्शन कंपनी के अंदर, तो उनके सिग्नेचर्स नीचे किए जाते हैं। तो वो जो भी लोग हैं दे शुड बी रेडी टू बी द पार्ट ऑफ द एसोसिएशन। तो वो एमओए को जो भी बनाना है उसके लिए एक एसोसिएशन में एंटर होने के लिए रेडी होने चाहिए। MOA must be signed by 7 or more person in case of a public company and by 2 or more person in a private company. तो ये वही है कि अगर एक पब्लिक कंपनी है तो MOA के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए, क्योंकि वहां पर साइन करने से क्या मतलब है कि 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट। में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए 7 लोग चाहिए, तो वो यहाँ पर 7 लोग साइन करके यहाँ पर ऑथोराइज करते हैं कि 7 मेंबर्स आर हियर हु हैव स्टार्टेड द कंपनी। तो MOA को 7 लोग साइन करेंगे पब्लिक कंपनी में और 2 लोग साइन करेंगे प्राइवेट कंपनी के केस में। सिग्नेचर शैल बी अटेस्टेड बाय दी विटनेसेस। जो भी सिग्नेचर करने जा रहे हैं MOA के ऊपर, जो भी सब्सक्राइबर जो हैं और जो MOA को साइन कर रहे हैं उसको विटनेस भी कराना होता है। देयर मे बी 1 विटनेस फॉर ऑल सिग्नेचर्स बट 1 सब्सक्राइबर कैन नॉट बी अ विटनेस टू द सिग्नेचर ऑफ अनदर। तो वहां पर ये इसका क्या मतलब है कि एक ही विटनेस सबके सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। वो ये कर सकता है कि हाँ मेरे सामने इन्होंने, विटनेस का क्या मतलब होता है कि विटनेस ये इंश्योर करता है कि ये जो लोग सिग्नेचर कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं और मेरे सामने इन्होंने सिग्नेचर किया, 7 लोगों के सिग्नेचर हैं तो 7 अलग अलग लोगों ने इसको साइन किया, ये विटनेस का मतलब होता है। तो एक ही विटनेस सबके सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है, बट एक सब्सक्राइबर दूसरे सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं कर सकता। कि अगर हम कहें 7 लोग हैं, ठीक है, तो अगर इसमें से पहला मेंबर दूसरे के वेरीफाई कर दे, दूसरा तीसरे के कर दे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। विटनेस एक अलग पर्सन है जो उन 7 के अलावा कोई भी विटनेस हो सकता है जो उन सबके सिग्नेचर है सबको वेरीफाई कर देगा। 7 के सिग्नेचर को एक ही पर्सन वेरीफाई कर सकता है, बट ये 7 लोग एक दूसरे के सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं कर सकते। Each subscriber must take at least 1 share and write opposite to his name the number of share he takes. तो सब्सक्राइबर किसकी बात हो रही है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन कर रहे हैं।
जो प्राइवेट के केस में 2 है और पब्लिक कंपनी के केस में 7 है। तो वो उन सब्सक्राइबर को कम से कम कंपनी का 1 शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। उससे ज्यादा जितने मर्जी चाहे ले सकते हैं, बट मिनिमम 1 शेयर उनको लेना ही पड़ेगा, तभी वो सब्सक्राइबर माने जाएंगे कि उनका कंपनी के अंदर शेयर है। वरना जो कंपनी का शेयर जिसके पास है ही नहीं, वो सब्सक्राइबर नहीं बन सकता। ही कैन बी द एम्प्लॉय, ही कैन बी द डायरेक्टर, बट ही कैन नॉट बी द सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी। तो मिनिमम 1 शेयर उनको लेना पड़ेगा और मेमोरेंडम में अपने नाम के आगे मेंशन करना पड़ेगा कि उन्होंने कंपनी के अंदर कितने शेयर लिए हुए हैं। So these are the various clauses under the Memorandum of Association. Now doctrine of ultra vires. Ultra vires मैंने आपको भी बताया था beyond the powers of the company. तो आपको यहाँ पर इसमें ये बताया जाएगा कि ultra wires acts कौन कौन सी हैं. And this is very important. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है doctrine of ultra wires से related. ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायर्स मीन्स पावर्स, मतलब बियॉन्ड दी पावर्स. अ कंपनी हैज द कैपेसिटी टू डू दोज एक्ट्स which fall within its objects or as set out in its MOA or are reasonably incidental to attainment of such object. तो कंपनी क्या कर सकती है, उसके MOA में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वो करने के लिए कोई भी एक्ट कर सकती है, या उससे ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं, द कंपनी इज अलाउड टू डू सच एक्ट. एनी एक्ट डन contrary to or in excess of the scope of activity of the company as laid down by its MOA is ultra vires the company. But अगर कोई एक्ट जो है वो उस एक्टिविटी के बियॉन्ड जाके कर रही है कि जो भी उनको अचीव करना है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, उससे हटके अगर वो कोई काम कर रही है जो उसके MOA में नहीं लिखा हुआ, तो वो वाली एक्ट कंपनी के लिए अल्ट्रा वायर्स मानी जाएगी. उसको बोला जाएगा दिस इज अल्ट्रा वायर्स, दिस इज बियॉन्ड योर पावर्स, बियॉन्ड द लीगल पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ कंपनी एंड शेल बी होली वॉइड एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी. तो वो एक्ट जो है वो पूरी तरह से वॉइड होगी, मतलब वो एक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी और कंपनी उसको करने के लिए बाध्य नहीं है. उसको कंपनी अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उसके जो डायरेक्टर मिलके किसी कंपनी को किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करा देते हैं, तो कंपनी उस एक्ट को करने के लिए अंडर कंपल्शन नहीं है. Acts ultra wires the company can neither be legalized nor ratified even with the unanimous consent of all the members of the company. तो अगर कंपनी कोई भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स करती है तो वो कभी भी लीगल उसको नहीं ठहरा सकती. क्यों? क्योंकि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट नहीं है. ठीक है, और तो जो उसके मेमोरेंडम में नहीं है उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती है. तो दैट विल नॉट बी लीगल. और नॉट रेटिफाइड मतलब वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि ठीक है हम आज इसको एक्सेप्ट अब कर लेते हैं, हमने मेमोरेंडम में नहीं लिखा था बट हम उसको ठीक करा लेंगे और हम ये एक्ट करना चाहते हैं. दिस विल नॉट बी परमिसिबल. ठीक है, कि सारे पार्टनर्स मिलके, सारे मेंबर्स मिलके बोल दें कि ठीक है हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कर रहे हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे. सारे मेंबर्स की एग्री करने के बावजूद वो वाली एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायर्स ही रहेगी, जो कंपनी के लिए अलाउड नहीं है. The doctrine prevents the wrongful application of the company's assets to result in losses or insolvency of company and hence protects the interest of investors and creditors. तो इसका क्या पर्पस है, यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि इसका क्या काम करती है. एक तो कंपनी को इंसॉल्वेंसी या जो भी लॉसेस होते हैं उससे बचाती है. क्यों? क्योंकि डायरेक्टर मिलके उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अपने फायदे के लिए कंपनी को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा देंगे तो उसमें कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा. तो कंपनी को उस नुकसान से या इंसॉल्वेंट होने का मतलब जो कंगाल हो जाती है, कंगाली से बचाने के लिए. दूसरा पर्पस जो भी उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनका इंटरेस्ट बचाने के लिए या क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो डॉक्ट्रिन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये उनको बचाने का काम करती है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली सब कुछ मेंशन है और इसके बाहर जो भी है वो लीगली अलाउड नहीं है. कंपनी कैन बी स्यूड फॉर दैट, उसको स्यू किया जा सकता है, या अगर डायरेक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आते हैं तो उनको भी स्यू किया जा सकता है.
अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वाइड ट्रांजैक्शन, जो मैं बता रही हूँ कि अगर कोई कंपनी अल्ट्रा वाइड ट्रांजैक्शन करती है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या होगा उससे। Any member of the company can bring injunction against the company to restrain it from doing ultra vires act. तो कोई भी मेंबर, अगर कोई कंपनी जो है अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रही है तो उसका मेंबर जो है वहां पर उसको रोक सकता है उसको करने से। इंजंक्शन अगेंस्ट द कंपनी टू रेस्ट्रेन इट मतलब कंपनी को रोकने के लिए कोई भी स्टेप ले सकता है अगर किसी मेंबर को पता चलता है तो। The directors of the company are personally liable to make good those funds of the company which they have used for ultra virus purposes. तो अगर किसी डायरेक्टर ने अल्ट्रा वायरस पर्पसेस से कंपनी का फंड यूज किया है गलत तरीके से, तो वो डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उन फंड्स को वही वापस करेगा। मेक गुड दोज फंड मतलब ही विल बी रिस्पॉन्सिबल और उससे वो सारा पैसा वसूला जाएगा। नेक्स्ट इज the directors of the company are personally liable to the third party for the ultra vires contracts entered into. तो अगर वहां पर कंपनी किसी अल्ट्रा वायरस एक्ट में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गई है तो उसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा थर्ड पार्टी को, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अगर कंपनी ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंद जाती है तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेगी। कंपनी इज नॉट लायबल, इट इज नॉट बाउंड ऑफ द कंपनी कि कंपनी को वो करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। अगर वो उसकी बियॉन्ड द पावर्स है तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेगी और उसके इसमें थर्ड पार्टी का जो भी नुकसान होगा वो सारा डायरेक्टर पे ऑफ करेंगे। The contract which is ultra wires the company will be void and of no effect soever. तो वो आपको बताया है मैंने पहले भी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स किया जाएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उसको वो मतलब ऐसा होगा जैसे वो कभी था ही नहीं। When money of a company is spent ultra wires in acquiring a property, तो अगर अपनी मतलब पावर से बाहर निकलकर अगर कंपनी अपना पैसा किसी प्रॉपर्टी में लगाती है कि वो प्रॉपर्टी, जैसे सपोज कंपनी को खरीदना अलाउड नहीं था, कंपनी के पावर्स में नहीं था कि वो उस टाइप की प्रॉपर्टी खरीदे, फिर भी उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, द राइट ऑफ द कंपनी ओवर दैट प्रॉपर्टी वुड बी सिक्योर। तो उस केस में कंपनी का जो राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर है वो सिक्योर है। तो उसमें ये नहीं किया जाएगा कि कंपनी का पैसा तो गया, उसको ये वाला लेना अलाउड नहीं था पर फिर अब तो उसका वो नुकसान हो गया कि प्रॉपर्टी तो उसी बंदे की रहेगी और कंपनी का पैसा चला गया, नहीं, वो प्रॉपर्टी कंपनी की मानी जाएगी। A bank or other person lending to company for purposes ultra wires the MOA cannot recover the money under that loan agreement. तो अगर कोई बैंक या कोई भी पर्सन कंपनी को लोन देता है, लैंडिंग मतलब उसको पैसा दे रहा है उधार पे, किस पर्पस के लिए, जो कंपनी के एमओए में नहीं है, ठीक है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट है उसमें वो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है और उसके लिए पैसा दिया जा रहा है तो वो उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता। इफ द मनी हैज बीन लेंट बाय द कंपनी एंड लेंडिंग इज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। तो अगर कंपनी ने किसी को पैसा दिया है और वो बियॉन्ड द पावर्स अपना दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में जो हम कह रहे हैं कि उसमें जैसे बैंक है पैसा नहीं रिकवर कर पाएगा या प्रॉपर्टी है उसमें वो कंपनी का तो राइट रहेगा, तो नुकसान किसका होगा, जो उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने वो डिसीजंस लिए हैं वो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फाइन, दिस इज अबाउट द अल्ट्रा वायर्स। नाउ द ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, जो हम बात कर रहे थे कि ओरिजिनली भी फ्रेम होता है, नहीं तो उसको टाइम टू टाइम ऑल्टर भी किया जाता है। तो ऑल्टरेशन कैसे होती है, तो a company may alter the provision of its memorandum by passing a special resolution and after complying with the procedure specified in the act. तो अगर किसी कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी ऑल्टरेशन करनी है, तो उनको एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन कि कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग्स होती है, जैसे आपको पता है कि कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग भी होती है या इन बिटवीन द ईयर्स भी वो मीटिंग रखते हैं, तो वो अपनी जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन जो भी उनके मेंबर्स होते हैं उनसे वो पास कराते हैं कि हमें ये चेंजेस करने। तो जब वो पास हो जाता है
फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट के अंदर चेंजेस के लिए जो भी प्रोसीजर रिक्वायर्ड होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको देने होंगे, वो सब फुलफिल करके कंपनी जो है MOA में चेंजेस कर सकती है। तो ऑल्ट्रेशन में सबसे पहले हम लेंगे ऑल्ट्रेशन इन द नेम क्लॉज। तो अगर कोई अपना नेम क्लॉज चेंज करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? The name of the company can be changed any time by passing a special resolution at the general meeting of the company and getting the approval of central government in writing. तो कंपनी चाहे तो अपना नाम चेंज कर सकती है, उसके लिए उसको जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे राइटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम अपना नाम चेंज करना चाहते हैं। तो व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव परमिशन द कंपनी कैन चेंज इट्स नेम। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से राइटिंग में उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। A change of name which merely involves the deletion or addition of the word private on the conversion of a public company into private or vice versa does not require the approval of central government. तो अगर जो कंपनी है वो प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट हो गई है तो उसमें सिर्फ उनको अपने नाम के आगे प्राइवेट लगाना है या प्राइवेट हटाना है, सिर्फ इतना काम करना है, तो उस केस में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। इसका मतलब वो सिर्फ अपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे और अपनी कंपनी का नाम वहां पर चेंज कर देंगे। उसके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से राइटिंग में परमिशन अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। The central government may direct a company to change its name if in its opinion the name of the company is identical with or too nearly resembles the name of an existing company. तो और कब इनको नाम चेंज करना है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस कंपनी का नाम किसी नाम के साथ सिमिलर है या काफी मिलता जुलता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उस कंपनी को अपना नाम चेंज करने के लिए बोलती है। The change of name shall not be allowed to a company which has defaulted in filing its annual return or financial statement or document due for filing with the registrar or which has defaulted in repayment of mature deposit or debentures or interest on deposit or debenture. तो अगर कंपनी ने अपनी प्रॉपर रिटर्न्स फाइल नहीं करी है, प्रॉपर रिटर्न मतलब कि जैसे साल के आखिर में सब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई या और भी जो भी उनको अकाउंट्स बनाने होते हैं, अगर उन्होंने वो बना के सबमिट नहीं किए रजिस्ट्रार के पास, वो ड्यू चल रहा है, या फिर उनके जो भी मैच्योर डिपॉजिट थे या डिबेंचर्स जो थे उसके ऊपर इंटरेस्ट था, अगर वो टाइम पे उनको रीपे नहीं कर रहे हैं या उनको दे नहीं रहे हैं, तो उन कंपनीज को अपना नाम चेंज करना अलाउड नहीं है। कोई भी कंपनी अपना नाम तभी चेंज कर सकती है जब वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस पूरे कर रही हो, प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो कर रही हो, जब भी उसको नाम चेंज करना अलाउड है, वरना उसको नाम चेंज करने नहीं दिया जाएगा। Where a company changes its name or obtains a new name, it shall within a period of 15 days from the date of such change give notice of the change to the registrar along with the order of central government, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation and the memorandum. तो अगर कंपनी अपना नाम चेंज कर लेती है या फिर उसको एक नया नाम मिल जाता है, तो उस केस में नाम चेंज होने के 15 दिन के अंदर उनको वो नाम चेंज वाला नोटिस रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो वहां पर एक तो जो भी इनका नेम चेंज हुआ उसका नोटिस देना है, साथ में जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल उनके पास आया होगा वो दोनों चीज उनको रजिस्ट्रार को देनी है, क्योंकि जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होते हैं, तो वो दोनों जगह चेंज करेंगे। एक तो उनके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, क्योंकि वहां पे उसी नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड है, और दूसरा उनके MOA। सेकेंड इज ऑल्टरेशन इन द सिचुएशन क्लॉज। तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई भी चेंज है कि अपना वो चेंज कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा रहे हैं, तो अगर शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी, टाउन और विलेज
where such office is situated requires passing of special resolution by the company and notice of change shall be given to registrar within 15 days of change, who shall record the same. तो अगर वो अपना लोकल ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं जो उनकी लोकल लिमिट्स है उसके बाहर, कि जैसे हमने बोला था कि महाराष्ट्र में है तो एक अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर हम जैसे यहाँ पे पुलिस स्टेशन की बात करें तो इसमें ये वाला पुलिस, इतने एरिया में ये वाला पुलिस स्टेशन लगता है या यहाँ पर ये वाला पुलिस स्टेशन लगता है, अलग अलग है। तो इसी तरह अगर कोई भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस उस लिमिट से बाहर चेंज कर रहा है जहाँ पे उसका वो चेंज हो गया लिमिट्स, तो उस केस में उनको वो करने के लिए पहले उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और जो भी उन्होंने चेंज किया उसकी जानकारी रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर। Shifting of registered office within same state from the jurisdiction of one registrar of company to from the jurisdiction of one registrar of company to the jurisdiction of another registrar of company require passing of special resolution by the company and confirmation by regional director on an application made by the company in this regard. तो अगर एक ही स्टेट में वो अपने से चेंज कर रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं या मोती नगर से वो लोग जैसे यहाँ पर वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली में चले गए सपोज कोई रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उस केस में क्या हुआ, उसका ज्यूरिसडिक्शन एरिया चेंज हो गया, यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो नहीं है, वो दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में चली गई। तो उस केस में एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना ही है, साथ साथ जो भी रीजनल डायरेक्टर है उस एरिया का, ठीक है, तो उससे भी उनको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी अपना रजिस्ट्रार ऑफिस वहां शिफ्ट करने से पहले। The shifting of registered office shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending. तो अगर कंपनी के अगेंस्ट मतलब कंपनी की कोई इंक्वायरी चल रही है या कंपनी का कोई इंस्पेक्शन चल रहा है, उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन है या कोई केस चल रहा है, उस केस में उनको रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना अलाउड नहीं होगा, तो वहां पर उस केस में वो ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। आई होप सबको क्लियर है। दोबारा कह रही हूँ, कहीं पे कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो प्लीज क्यूए टैब में आप लिखते रहिए। इन 2 minutes आई विल टेक योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो इट रिक्वायर पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगर ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना है तो उसके लिए सिर्फ उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। However, a company which has raised money from public through prospectus and still has any unutilized amount out of the money so raised shall not change its object for which it has raised the money through prospectus unless a special resolution is passed by the company. तो अगर किसी कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया हुआ है, जैसे हम कहते हैं आईपीओ वगैरह निकालते हैं, तो पब्लिक से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उसमें से जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया उसमें से कुछ अमाउंट उनका रह गया, कि सपोज उनके 10 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, उसमें सिर्फ 6 लाख यूज हुए और अभी 4 लाख उन्होंने यूज ही नहीं किए, तो उस केस में जो भी पैसा उन्होंने लिया है पब्लिक से तो वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, उस केस में ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू वहां पर हुआ था और वहां पर उन लोगों ने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो पैसा दिया, उन्होंने ये पढ़ा था कि हमारा पैसा इस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, तो उस केस में वो उस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास ना करा दे, ठीक है। तो अगर उन्हें ऐसा करना है तो उन्हें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिजोल्यूशन आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इन द सिटी where the registered office of the company is situated, and these details are also placed on the website of the company. तो एक तो उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, दूसरा कि जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं उसकी सारी डिटेल्स वहां के लोकल न्यूज़पेपर में जहां उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना होगा, साथ साथ अपनी वेबसाइट पे भी डालना होगा जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। The dissenting shareholders are given an opportunity to exit by the promoters and shareholders having control in accordance with regulations specified by SEBI. तो जो भी शेयर होल्डर्स उसके लिए एग्री नहीं करते हैं तो उनको वो एग्जिट करने के लिए उनको अलाउ किया जाता है, क्योंकि वो उस पर्पस के लिए रेडी नहीं है, दे आर नॉट एग्रीइंग विद दैट ऑब्जेक्ट, तो दे आर रेडी टू मूव ऑन।
तो दिस इज ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो मैंने आपको सारे ऑल्ट्रेशंस नहीं बताए हैं, जितने आपके इंपॉर्टेंट थे उतने ही मैंने अभी आपको ऑल्ट्रेशंस बताए बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। नाउ आई एम टेकिंग अप योर क्वेश्चन। जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। नॉर्मल पब्लिक को बेसिकली इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, जब आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या नॉर्मल पब्लिक एमओए दे सकती है, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड की। यहाँ पर तो कितनी लाखों कंपनी खुली हुई है, हम किसी का एमओए क्यों देखेंगे? हम एमओए कब देखते हैं? जब हमें उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट होता है। तो अगर हमें उसमें कोई इंटरेस्ट है तो यस वी कैन डिमांड फॉर दैट एमओए। हो सकता है हम एमओए देखें हमें वेबसाइट पे मिल जाए। अल्ट्रा वायर्स होता है बेटा बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी ने पावर्स उसकी कहाँ पर है? उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें उन्होंने जो कुछ लिख दिया वो है उसकी पावर्स। ठीक, तो उसके बाहर अगर कोई भी काम किया जाता है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट जो भी लिखा है उसके अलावा वो कंपनी लाइक ऑब्जेक्ट तो है कि हमें हर साल इतना प्रोडक्शन करना है या हम इतना इसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बट वो जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं कि लाइक वो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम शुरू कर देते हैं कंपनी के पार्ट से, तो वो कंपनी के ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। तो दैट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को सपोज मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए एक एरिया चाहिए तो वो तो उसकी पावर्स में है, क्यों? क्योंकि उनको वहां पर एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, तो वो प्रॉपर्टी खरीदी, समझ में आई। बट अगर वो कमर्शियल वो हो रहे हैं कि उन्होंने आज प्रॉपर्टी इतने की खरीदी फिर उसको प्रॉफिट मिला तो उतने की बेच दी, तो दैट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी। तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स एक्ट, जो हमारी वॉइड होती है, विच इज नॉट अलाउड, जो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, उसके लिए जिसने भी जो भी डायरेक्टर्स हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं कि कंपनी की नेम, जो हमने अभी क्लॉजेस पढ़े थे कि कंपनी क्या क्या करना चाहती है, क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली तो ये होता है जिसके बेसिस पर वो पैसा रेज करती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। प्रोस्पेक्टस भी जो बनाया जाता है वो मेमोरेंडम के बेसिस पे बनाया जाता है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज नॉट इन योर सिलेबस बेटा, आपको जो है ये आपको ये डिटेल्स आपको करनी है। एमओए जो है जो बहुत डीपली कंपनी के बारे में जानना चाहता है, वैसे तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो सारी वहां पर इशू करती है, बट अगर कोई डीपली कंपनी की हर एक चीज के बारे में जानना चाहता है क्योंकि वहां पर सारी चीज मेंशन है, कंपनी का नेम क्लॉज है, उसकी सिचुएशन क्लॉज है, कहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके सारे ऑब्जेक्ट क्लॉज हैं, उसके सारे कैपिटल क्लॉज हैं। तो जो अगर ज्यादा डिटेल में जाना चाहता है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखता है, नहीं तो जो नॉर्मली कंपनी में पैसा लगाता है वो प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे पैसा अपना लगा देता है। बेटा कंपनी का एमओए जिसको जितनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ उतनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेता है। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई थी, उसके सारे जो मेन टॉपिक्स थे वो हमने सारे कवर किए थे। नाउ टुडे वी हैव स्टार्टेड विद द यूनिट 2। सिचुएशन क्लॉज इज रिलेटेड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस बताया था कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सबसे पहले अपना एक छोटा सा ऑफिस खरीदती है कि वो कहाँ पर इस्टेब्लिश होगी, कहाँ से अपना काम करना शुरू करेगी, तो वो हमारा एक ऑफिस होता है, तो वो हमारा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। सिचुएशन क्लॉज जो है वहां पर वो लोग मेंशन करते हैं कि उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का काम बढ़ता जाता है वो जो है अपनी अलग अलग जगह पर अपने ऑफिस लगा देती है। ठीक है, कि मल्टीपल स्टेट्स में उसके जो ऑफिसेज हैं वो काम कर रहे हैं, कि जैसे अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी लोग लाइक एक्वागार्ड है या और भी दूसरी कंपनीज हैं वो हर एक स्टेट में काम कर रही है, पर वो सारे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस तो नहीं है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होगा? जिसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को होती है कि इनका मेन रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कोई भी नोटिस भेजती है, कुछ भेजती है, तो वो सिर्फ उनके हेड ऑफिस जिसको हम कहते हैं, तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाती है, हर एक ब्रांच के पास वो नोटिस नहीं जाते। क्लॉज बेटा मीनिंग इसका ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उसके बारे में आपको वहां पर देना कि इसके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, इसमें बताया जाता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी। वो दो टाइप की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब कि सिर्फ शेयर प्राइस पे उनका जो है गारंटी, उनका अमाउंट जो है लाइबिलिटी लिमिटेड होगा। कि आपने कई बार क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि एक कंपनी ने 10 रुपए के शेयर में अभी तक 8 ही रुपए मंगाए हुए हैं, 2 रुपए वो बाकी हैं, और वो कब मंगाएंगे? जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब मंगाएंगे। तो वहां पर अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो किसी भी मेंबर से 2 रुपए पर शेयर से ज्यादा वहां पे डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उतनी ही लाइबिलिटी बची है
तो वो होता है हमारा लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक है लिमिटेड बाय गारंटी, तो वहां पर हर एक मेंबर अपना अमाउंट गारंटी करता है कि हमें जब भी हम कंपनी को जरूरत होगी, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, तो वो उतना पैसा उस टाइम कंपनी में ला के देंगे। तो वो कितना, कौन मेंबर कितना अमाउंट ला के देगा, वो सारा एमओए में मेंशन होता है इस लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, कितनी लाइबिलिटी बनती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्ट्स, कि किस पर्पस के लिए कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई है, वो क्या अचीव करना चाहती है, क्या ऑब्जेक्ट है, तो वो उसके अंदर बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव आप सब पढ़ के आए होंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश अ कंपनी। तो वो ऑब्जेक्टिव उसकी लिमिट स्पेसिफाई करते हैं कि इस ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। अगर उसके बाहर कोई भी काम कर देती है तो उसको हम अल्ट्रा वायर्स कह देते हैं। CID, तो इट विल नॉट कम इन अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर में बताया हुआ, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायर्स है, तो अल्ट्रा वायर्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, ये हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में बताया हुआ है कि जो भी एक्ट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी होंगी, कि उन्होंने कोई भी एक्ट किया बट वो उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया कि किसी का लाइक ये रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है, किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का है, बट वो रियल एस्टेट का काम करना शुरू कर देती है, तो दैट विल बी द अल्ट्रा वायर्स। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में आएगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट एग्जिस्ट, और कंपनी उसको करने के लिए बाउंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी की तरफ से तो डायरेक्टर्स डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी क्लेम बनेगा, सारा डायरेक्टर्स का बनेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस बेटा कि वहां पर वो स्टेट में सपोज दे आर नॉट कंफर्टेबल, कि उनका ज्यूरिसडिक्शन एरिया भी वो है, तो वो वहां पर कंफर्टेबल नहीं है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वहां से चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराएंगे और फिर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर देंगे। क्वेश्चन आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के ऊपर भी आ सकता है, या जो आपको क्लॉजेज हैं, इन क्लॉजेज के ऊपर आपको इंडिविजुअल क्लॉज के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। बेटा टेक्निकल पेपर है, तो इसमें बहुत ज्यादा लेंथ तो जरूरी नहीं होती, आप एक पॉइंट को जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। आपको मैंने बोला था कि आप 10 ईयर्स जरूर लीजिएगा इसका, 10 ईयर्स से यू विल गेट द आइडिया ऑफ द पेपर कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी बुक तो जो आप पढ़ेंगे 10 ईयर्स से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल पेपर है तो इसमें आपको केस स्टडीज तो है नहीं, तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट हियर। वॉइड का मतलब होता है दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ, क्योंकि हम लॉ की बात करेंगे कि अगर किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में गया और वो कह देंगे कि हम तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, कंपनी कह देगी मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो वहां पर वो कहाँ जाएगा, वहां पे जाएगा, लॉ के पास जाएगा। तो लॉ कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कंपनी को उतनी पावर्स ही नहीं थी, कंपनी के पास वो पावर से नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करे, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ की नजर में वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, कि जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया क्योंकि वो तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गई, तो उस केस में डायरेक्टर जो है उनकी लाइबिलिटी वहां पर बन जाती है। अनलिमिटेड भी होती है, बट वो जनरली हमारी पार्टनरशिप लाइबिलिटी जो है वो जनरली पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। कंपनीज के केस में हमारी मैक्सिमम टाइम लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है, या शेयर होल्डर्स खुद ये कह देते हैं कि मैं इतना पैसा दूंगा, तो बस उतनी लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड हमारी कंपनीज के केस में नहीं होती है। वीडियोस इस क्लास के लिंक बेटा अभी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, या आप SOL की हेल्पलाइन से आप पता करना। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आपको यही बताया हुआ है कि कौन सी एक्ट अल्ट्रा वायर्स होंगी, और अगर अल्ट्रा वायर्स होती हैं तो उस केस में कंपनी क्या करेगी और उसमें डायरेक्टर्स का क्या रोल होगा। आपको सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में यही बताया हुआ है, ठीक है, कि कोई भी एक्ट है अगर अल्ट्रा वायर्स है तो वो कंपनी के ऊपर बाउंड नहीं है, कंपनी उसको करने के लिए, और अगर कंपनी चाहे भी करना, मेंबर्स रेडी भी हो जाए कि हाँ हम इसको करने के लिए तैयार हैं, तब भी क्योंकि वो उसके ऑब्जेक्ट से बाहर है, तो कंपनी उसको उस वाले ट्रांजैक्शन को वो नहीं कर सकती, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकती। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। So I hope I have cleared your doubts. So in the next class, I'll start with the next topic, article of association. This is all for today. Thank you.